नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कल हमने इसमें पूर्व पाषाण काल आपको करा दिया था और ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 10,000 क्वेश्चन और ये हो जाते हैं प्राचीन भारत से संबंधित। प्राचीन भारत के नहीं हैं ये क्वेश्चन, आपको 10,000 जो हैं सभी के मिलेंगे। प्राचीन भारत के मिलेंगे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भूगोल और सभी तरह के जो है इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारा टॉपिक है वो हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको इसी वीडियो में कराने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं और सारे जो है हम देखेंगे विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा, निम्नलिखित युग्मों में निम्न में से कौन सुमेलित हो जाएंगे। कौन से सुमेलित हो जाएंगे ये आपको बताना है। आंसर जो है हम साथ के साथ आपको बताएंगे और इसमें सुमेलित कौन कौन से हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ सुमेलित हो जाएंगे सबसे पहले जो लोथल है, प्रतीक जो है लोथल में जो है मिला है प्राचीन गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहा जाता है जो बंदरगाह होते हैं वो कहा जाता है आपको गोदीवाड़ा। सारनाथ की बात करेंगे तो ये हो जाता है बुद्ध के जो प्रथम धर्मोपदेश है वो हो जाता है सारनाथ में। जब सारे नाथ आ गए हैं तो बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था जब सारे नाथ आ गए थे। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। राजगीर की बात करेंगे तो ये अशोक का स्तंभ नहीं है राजगीर में, ये आपका हो जाता है गलत। इसके बाद नालंदा जो है, नालंदा में बौद्ध अधिगम महान पीठ स्थापित हो जाती है। आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सही उत्तर है, तो सही हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है इसकी डिटेल दिखाई गई है कुछ, यहाँ डिटेल दिखाई गई है। प्राचीन गोदीवाड़ा ये लोथल में हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश ये सारनाथ में हो जाएगा। अशोक का सिंह स्तंभ ये हो जाता है सारनाथ में। और बौद्ध अधिगम का जो महान पाठ है ये हो जाता है नालंदा में। सारे ऑप्शन जो हैं आपके हो जाते हैं करेक्ट। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है तो वो नहीं हुआ है गाय का, हाथी का भी हो जाता है, बाघ का भी हो जाता है और गैंडे का भी। इसके अलावा मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया है और एक सिरंगी बैल अधिकांशतः मोहरों पर दर्शाया गया है। एक सिरंगी यानी एक सींग वाले बैल को अधिक जो है दर्शाया गया है मोहरों पर। सूची एक को, प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। सही कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपकी प्राचीन स्थल हो जाते हैं, इधर आपकी पुरातात्विक खोज हो जाती है। तो लोथल की बात करेंगे, ये हम सब जानते हैं लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। तो जहाँ भी गोदीवाड़ा है वहाँ जो है आप आंख बंद करके बिल्कुल टिक लगा सकते हैं। तो लोथल का जो गोदीवाड़ा है ये हो जाता है करेक्ट। अब यहाँ से आपको देखना है 1 का 2, और 1 का 2 किस में दिया गया है, तो 1 का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। यही माना जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद जो काली बंगन की बात करते हैं तो काली बंगन का मतलब होता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है जुते हुए खेत में। जो काली मिट्टी है जुते हुए खेत में मिल जाएगी। और धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा से मिल जाता है आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ये कहाँ से मिलेगा, ये धोलावीरा से मिलेगा। और बनावली जो है यहाँ हल की आकृति मिली है, बने हुए हल की आकृति, मिट्टी से बनी हुई हल की आकृति बनवाली से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए का हो जाता है 2, बी का हो जाता है 1, सी का हो जाता है आपका 4 और डी का हो जाता है 3 और ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विभिन्न हड़प्पा स्थलों में उनसे जुड़े पुरातात्विक खोज का जो सुमेलन है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। लोथल की बात करेंगे, वहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा काली मिट्टी जुते हुए खेत में मिल जाएगी। धोलावीरा में 10 चिन्हों वाला जो है शिलालेख मिल जाएगा। और बनवाली में मिल जाएंगे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति, ये बनावाली में आपको देखने को मिल जाएगी।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये तो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, सब जानते हैं, और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली वो नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र बनाए जाते थे आपके कपास से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की परीक्षा में। और ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाता है, एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बाल्य बाह्य व्यापार उन्नत था, इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे जिनके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन अलग से इंडिविजुअल आपसे पूछा जाएगा। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिल जाते हैं मेहरगढ़ से खेती करने के साक्ष्य। ये पूछा गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण। उनके विशाल मंदिर और महल होते थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा जो है कहीं भी जो है साबित नहीं हुआ है। उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ मात्र देवी की मूर्ति मिली है और एक मूर्ति मिली है वहाँ पशुपति की। इस तरह से जो है देवी और देवताओं की दोनों की पूजा वो करते थे। दोनों युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों के प्रयोग किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का जो है प्रयोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है। इस तरह से दिए गए कूट का जो प्रयोग वो कथन जो है वो गलत। और सही कथन आपको चुनना था तो केवल दो आपका इसमें से सही है और बाकी आपके गलत हो जाएंगे। तो केवल दो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है थोड़ी सी डिटेल दी गई है वो भी हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंधु घाटी के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि ये जो सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। इसमें ईंटों से बने हुए शहरी घर होते थे और शहरीकरण जो है वहाँ पर देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अफवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और वे कभी भी किसी युद्ध में शामिल नहीं होते थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से जो समुद्री सतह में परिवर्तन होने से उनका जो है खात्मा हुआ है, लेकिन युद्ध में घोड़ों के उपयोग की कोई सत्यता जो है वहाँ पर प्रमाणित नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि वहाँ जो है घोड़ों के युद्ध का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। जानवरों की आकृति और उनके धार्मिक आस्था के बारे में बताता है। वहाँ पाई गई मूर्तियों में भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग मार रूपी देवी की पूजा करते थे और पितृ रूप देवता की पूजा भी करते थे। एक पशुपति हो जाते हैं जिनकी मूर्ति मिली है, एक मातृ देवी हो जाते हैं जिनकी मूर्ति मिली है, और जो शायद समग्र जाति के पिता के स्वरूप माने जाते थे। ये हो जाते हैं यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ यानी कि विशाल जो स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार, ये मिल जाता है आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ये जो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से 11.88 मीटर लंबा है। यानी कि हम इस तरह से कुछ देख सकते हैं, जो लंबाई है ये कितनी है, तो 11.88 मीटर की लंबाई हो जाती है। और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 7.01 मीटर चौड़ा हो जाता है। इसके बाद गहराई की बात करेंगे तो ये जो गहरा हो जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाता है 2.43 मीटर गहरा। इस तरह से ग्रेट जो है बात कहा जाएगा। ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है और यहाँ विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी बताया है। किसके द्वारा इसको आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की?
ना ही तो ब्राह्मी है, ना ही तमिल है, ना ही खरोष्टी है, वो हो जाती है अज्ञात। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या फिर चित्र पर आधारित चित्राधार प्रकार की है। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1833 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा जा चुका है। ब्राह्मी को भी पढ़ा जा चुका है और खरोष्टी को भी पढ़ा जा चुका है 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। तमिल लिपि का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी देव सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। जानेंगे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। ये जो योगी की आकृति की मोहर है ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से ही मिली है हमें नृत्य करती हुई नृत्यांगना की मूर्ति। ये प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो प्रस्तर लिंग की आकृतियों से हमें शिव पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा भी करते थे। दोनों ही चीज़ें, ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी वो गलियाँ हो जाती हैं चौड़ी और सीधी। ठीक है, चौड़ी और सीधी हो जाती हैं सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियाँ। सिंधु सभ्यता के शहरों में गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती, समकोण यानी कि कुछ इस तरह से गलियाँ होती थी। और ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी जो ये होती थी। ये सड़कें प्राय चौड़ी हुआ करती थी और इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई गई थी, जैसे अब बनाई जाती हैं, जिन्हें बड़ी ईंटों द्वारा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। ठीक है, उनको जो है नालियाँ बनाई जाती थी साइड में और उनको फिर पत्थर से कवर कर दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? सबसे बड़ा भवन मिला है वहाँ पर धान्यगार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धान्यगार जो है सबसे बड़ा हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त दो प्रमुख स्थापत्यों में विशालतम धान्यगार था, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 150 फीट की लंबाई हो जाती है तथा चौड़ाई जो है वो हो जाती है आपकी 50 फीट। 150 गुना 50 फीट का ये विशाल धान्यगार हो जाता है। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था, जो 39 फीट और 23 फीट तथा 8 फीट की गहराई का हो जाता है। देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा वहाँ पर की जाती थी। सिंधु सभ्यता में ऐसी प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों से जो चित्र उभरता है उसे नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो हो जाता है आपका लोथल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और यह सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है। तो ये हो जाता है जो वहाँ से मिले हैं मृत भांड। मृत भांड जो मिले हैं उनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लाल मृत भांड पर चित्रित कृष्णवर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर चित्रित जो धूसर मृत भांड है वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनजीवन है वो आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृत भांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यकाल का विभेद आपको कराती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो माना जाता है पूर्व आर्य काल या फिर प्री आर्यन काल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों पर प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो आर्यकाल में ही हो चुका था। ये जो बात है ये है आर्यकाल की, और मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो आर्यकाल से ही माना जाता है। चंद हुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसने दिया था। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन तो ये दिया जाता है J.H. मैके के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और J.H. मैके ने चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हो जाता है। इसकी खोज की बात की गई है तो 1935 में N.G. मजूमदार के द्वारा की जाती है। 1935 में चंद हुदड़ों की बात हो रही है, इसकी खोज की गई है 1935 में N.G. मजूमदार के द्वारा। और मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया है कि यहाँ मनगा बनाने का कारखाना या फिर भट्टी भी थी। ये किसके द्वारा पता लगाया गया है कि वहाँ एक कारखाना था मनका बनाने का और भट्टी भी थी, तो ये पता चला है मैके के उत्खनन के अनुसार। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा की हो जाती है समकालीन सभ्यता, तो ये हो जाती है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर। रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हो जाता है। और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ के निवासी कृषक जो है वो चावल, बाजरा, ज्वार की कृषि से संबंधित थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा ये आपको बताना है। दधेरी की बात हो रही है तो ये हो जाता है आपका पंजाब में। दधेरी मिल जाता है आपका लुधियाना जिले में जो पंजाब में स्थित हो जाता है, और ये गोविंदगढ़ के पास स्थित हो जाता है। यह एक पर्वतीय पुरा स्थल है। यहाँ स्थान जो है आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृत भांड पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। आपको ये याद रखना है, ये जो धूसर की बात हो रही है बार बार, ये आर्यों से संबंधित हो जाते हैं धूसर मृत भांड। और धूसर कहा जाता है ये भूरे कलर के जो होते हैं उसको कहा जाता है धूसर। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित हो जाता है ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। गुजरात में हो जाता है अहमदाबाद ज़िले में स्थित, और इसकी खुदाई की गई है 1957 से 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के नेतृत्व में खुदाई इसकी की गई है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगन हो जाता है, रोपड़ हो जाता है पंजाब में, लोथल हो जाता है गुजरात में, और पाटलिपुत्र जो है ये कहीं भी संबंधित नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो ये करते थे पशुपति की पूजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इस मानवाकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस आकृति का संबंध जो है रुद्र शिव से माना जाता है, और इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हो जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में तो ये हो जाते हैं राखलदास बनर्जी और एक हो जाते हैं दयाराम साहनी। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन दोनों लोगों का नाम है, ये भारतीय हो जाते हैं जो जुड़े हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी में तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना में। ये अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। वर्ष 2021 में हो जाती है दयाराम साहनी के द्वारा, और इसके बाद लरकाना जिले में हो जाती है राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का इन्होंने पता लगाया था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित हो जाती है आपकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, मोहनजोदड़ो स्थित हो जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाएगा, ये सिंधु नदी के कौन से तट पर है, तो ये हो जाता है दाहिने तट पर। और यहाँ जो है घर में निजी कुएं तथा स्नानागार भी पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है मानव के द्वारा सर्वप्रथम, तो ये किया गया था तांबे का प्रयोग। लोहे के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। स्थल हो जाता है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित, तो ये हो जाता है बनावली। ठीक है, बनावली हो जाता है घग्गर घाटी की घाटियों में स्थित। आलमगीरपुर की बात करेंगे, ये मेरठ में स्थित हो जाता है। लोथल गुजरात में हो जाता है और मोहनजोदड़ो स्थित हो जाता है आपका ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बनावली जो है हरियाणा में हो जाएगा और घग्गर नदियों में घाटी में स्थित हो जाता है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हो जाती है आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा वहाँ से प्राप्त हुई है। और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनित वस्तुओं में एक मुहर भी मिली है। इस पर कोबड़ वाले बैल की आकृति है। ये किसके द्वारा मिली है, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनित हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये नदी प्रवाहित नहीं होती है डी यानी अफगानिस्तान में। इसके बाद सिंधु नदी जो है ये 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन तथा भारत पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से हुआ है और यह माना जाता है यह नदी जो है दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थानों में पाई गई हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, एक पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में और दक्षिण पूर्वी भारत में भी ये पाई जाती हैं ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 प्रस्थलों की खुदाई हुई है, आहार में तथा गिलुंद में हुई है, तो ये हो जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और पूरा स्थल बनास घाटी जो है सूखे स्थलों में माने जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, ये जो दिए गए हैं आपके मांडा की जो स्थिति है ये महाराष्ट्र में नहीं होगी, ये आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो एक हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। कालीबंगा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दायमाबाद ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी आपका करेक्ट नहीं है, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोई सा भी आपका सुमेलित इनमें से नहीं दिया गया है। मांडा की बात करेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाता है इसका मैप, ये मादा हो जाता है और ये हो जाता है आपका सुआ। मादा सुआ के नाम से याद रखेंगे। मादा हो जाता है जम्मू कश्मीर में मांडा, दैमाबाद हो जाता है महाराष्ट्र में और कालीबंगा हो जाता है ये आपका राजस्थान में और आलमगीरपुर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश मेरठ में और सुतकांगे डोर जो है ये बलूचिस्तान में हो जाएगा। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो हड़प्पा का स्थल है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये हो जाता है सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा हड़प्पा का स्थल। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। कौन सा हो जाएगा जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है,
तो ये जाना जाता है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। धोलावीरा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है गुजरात में। जोरवे संस्कृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाता है जो सही नहीं है, व्यावसायिक रूप से उत्तरी दक्षिण में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजड़ गई। ऐसा नहीं हुआ है, ये गलत हो जाएगा। परवरा गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी, तो ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका इनमें से सही नहीं है। जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाण संस्कृति थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था। इस संस्कृति का मूल क्षेत्र परवरा गोदावरी घाटी थी और संस्कृति के मूल स्थान पर स्थलों में दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और निवास हैं। 1200 ईसा पूर्व से लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित बची थी। हड़प्पे के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य परिमाणित होता है कैसी थी, तो ये हो जाती है धर्मतंत्रीय एकात्मक। हड़प्पा के जो लोगों की राज्य व्यवस्था है वो संभवतः कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा हो यह कह पाना थोड़ा कठिन था, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र राजधानी से प्रशासित था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे। उन्होंने प्रांतों की राजधानियाँ थी। हड़प्पा समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला हो जाता है विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था। दूसरा वर्ग हो जाता है खुशहाल, ये मध्यम वर्ग हो जाता है। और तीसरा हो जाता है जो अपेक्षाकृत कमजोर था, वो अलग रहता था। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। कोट दीजी की बात हो रही है, तो कोट दीजी हो जाता है ये मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। कोट दीजी की खुदाई जो है 1955 में F.A. खान के द्वारा करवाई गई है और यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग संकेत है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह का आरंभिक ज्ञात होता है। तो लोह की जहाँ भी बात आ जाएगी वो कहीं भी संबंधित नहीं होगा हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि लोहे का ज्ञान वहाँ के लोगों को नहीं था। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये हो जाता सी जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी और ये लिपि भाव चित्रवात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भारत में लोहे का प्रारंभिक प्रयोग जो है 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी आपको देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं धोलावीरा के बारे में, तो ये संबंधित हो जाती है आपकी कादी टापू द्वीप से। राखीगढ़ी की बात की गई है, ये हो जाती है आपकी हिसार हरियाणा से संबंधित। इसके बाद हो जाता है जो भिड़राना है, ये संबंधित हो जाता है आपका हरियाणा से। और भोगवा जो है सौराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का आपका हो जाता है 3, बी का दिया गया है 2, सी का हो जाता है 4 और डी का हो जाता है हमारा 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया भी गया है धोलावीरा कादी टापू गुजरात से संबंधित हो जाएगी, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार से संबंधित हो जाएगी, भिड़राना फतेहाबाद हरियाणा से और भोगवा जो है सौराष्ट्र गुजरात से संबंधित हो जाएगी। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। कल हम वैदिक सभ्यता का टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। कल हम आपको कराएंगे वैदिक सभ्यता। 2 टॉपिक हमने इसमें करा दिए हैं और इसमें आपको टोटल हमें कराने हैं 10,000 क्वेश्चन। ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे टोटल 10,000। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।